गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड ऑफ इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना के नाम से है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम समझते हैं इंडो चाइना क्या होता है। इंडो चाइना मतलब जो इंडिया के अगर आप वेस्ट में देखोगे तो म्यांमार नाम का एक कंट्री है। म्यांमार के भी आप थोड़ा वेस्ट और साउथ वेस्ट देखोगे तो तीन कंट्रीज़ है, वियतनाम, लाओस और कैम्बोडिया। तो ये इंडो चाइनीज़ कंट्री इन्हें कहते हैं। इंडो चाइनीज़ कंट्रीज़ इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंस के पहले इन लोगों के ऊपर इंडियन और चाइनीज़ दोनों कल्चर्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था, जिसके वजह से इन्हें इंडो चाइनीज़ नेशंस कहा जाता है। तो वियतनाम जो कंट्री है, हमें फिगर में दिया हुआ है पेज नंबर 29 पे। वो वियतनाम कंट्री के बारे में आज हम स्टार्ट का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वियतनाम एक्चुअली पहले काफ़ी चाइनीज़ कंट्रोल के अंदर था। चाइनीज़ कल्चर और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी उसमें काफ़ी था वहाँ पर। वियतनाम में काफ़ी कंबोडिया के पब्लिक भी रहते थे। लेकिन वियतनाम पे कॉलोनाइजेशन शुरू कैसे हो? कॉलोनाइजेशन तो मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कैसे कोई बाहर की कंट्रीज़ आके दूसरे कंट्रीज़ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के फिर उस पर पॉलिटिकली पार्ट लेके उस पर डोमिनेंस करती है। ठीक है, तो कॉलोनाइजेशन वियतनाम का शुरू हुआ था फ्रेंच पब्लिक ने, फ्रांस के लोगों ने वहाँ पर कॉलोनाइजेशन शुरू किया था। कैसे? पेज नंबर 30 का जो एंड का पैराग्राफ है वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि हम वियतनाम के कल्चर को और वियतनाम को काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, और वो प्रोग्रेस पे फ्रेंच ने स्लोली वहाँ पर पॉलिटिकली डोमिनेंस गेन करना शुरू कर दिया था। तो फ्रेंच जब 1858 में आए थे तो 1880 तक उन्होंने वियतनाम के नॉर्दर्न रीजन पे काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस कर दिया था उनका। ठीक है, पेज नंबर 32 पे आ जाओ। वाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज वेर नेसेसरी, जो जो 1.2 पार्ट हम लोग वो देखेंगे। इसमें जनरली एक ही चीज़ बताई गई है कि फ्रेंच बाकी सब वेस्टर्न नेशंस यानी हम यूके या तो फिर इटली या फिर फ्रांस, ये सब की बात करें तो उसमें से फ्रांस भी यही सोचता था कि जो भी ऐसी बैकवर्ड सिविलाइजेशन वाली कंट्रीज़ है उनको हम लोग उनका प्रोग्रेस करेंगे, और उनके प्रोग्रेस के साथ ही वो लोग क्या करेंगे कि खुद का अपना भी बिजनेस फ़ायदा भी देखेंगे। तो सेकेंड पैराग्राफ है जिसमें वहाँ पर बताया कि फ्रेंच बिगेन बाय बिल्डिंग कैनल्स एंड ड्रेनिंग लैंड्स इन द मेकोंग डेल्टा टू इंक्रीज कल्टीवेशन। फ्रेंच क्या करने लगा कि वहाँ पर वो काफ़ी सारे लेबर्स को अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर वो लोग राइस कल्टीवेशन करते थे, जिसके वजह से क्या हुआ कि वियतनाम में काफ़ी सारा राइस का प्रोडक्शन होने लगा था। काफ़ी सारा राइस वो फिर वियतनाम दूसरे जगह एक्सपोर्ट भी करते थे, और 1931 तक तो वियतनाम थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस हो गया था। लेकिन ये सब जो भी राइस कल्टीवेशन और ये सब चीज़ें जो डेवलपमेंट की हुई थी उस वक्त, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारे चीज़ों में भी फ्रांस ने डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। 1.3 जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि क्या कॉलोनीज़ को डेवलप करना ज़रूरी है। मतलब फ्रांस में एक पॉल बर्नार्ड नाम का एक पॉलिसी मेकर था, उसका कहना यही था कि ज़्यादातर लोग कॉलोनाइजेशन में पार्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि कोई अगर सपोज़ कंट्री है जो इन्फ्लुएंशियल है या तो फिर वो ज़्यादा डेवलप्ड है कंपैरेटिवली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर वो उन कॉलोनी सेट करते हैं और खुद अपना इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ाने में ध्यान रखते हैं, ना कि वो जो कंट्री में जा रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए। तो वहाँ पर जो वियतनाम है, वियतनाम का पॉपुलेशन काफ़ी हाई था, और वो पॉपुलेशन हाई था, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी, और जो गरीब लोग थे वहाँ पर उनकी डेप्ट काफ़ी ज़्यादा थी। तो उनका जो भी डेवलपमेंट है वो इतना फास्ट नहीं हो सकेगा, वो पॉलिसी ऐसी लानी पड़ेगी जिसमें उनका स्लो और स्टेडी डेवलपमेंट हो। तो उसने डिसाइड किया कि 1890s में लैंड रिफॉर्म्स लाने में, लेकिन वो सफिशेंट इसलिए नहीं थे क्योंकि ऑफकोर्स यही चैलेंजेस हुए थे उनके सामने कि
कैसे जो भी पॉपुलेशन काफ़ी हाई था, वो पॉपुलेशन भी इतना जल्दी डेवलप नहीं हो सकता था। ठीक है। फिर लास्ट पैराग्राफ में यही दिया गया है कि रेल और पोर्ट फैसिलिटीज़ काफ़ी सेटअप हुए थे, और स्लोली वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगा था उसके वजह से वियतनाम को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था। नो डाउट उस वक्त फ्रांस का डोमिनेशन ही था वहाँ पर, लेकिन वियतनाम को जो फ्रेंच पब्लिक ने खुद के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया वहाँ पर, तो उसका फ़ायदा काफ़ी सारा वियतनाम को भी हुआ। जो सेकंड पार्ट है, पेज नंबर 34 है, उसमें आ जाओ। द डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। वहाँ पर कैसा था कि हमेशा कोई भी कंट्री जब दूसरे कंट्री में कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाती है, तब वो हमेशा उनको डेवलप करने के या मतलब वो अंडर डेवलप कंट्री को डेवलप करने के लिए ही आती है। तो उसमें सबसे बड़ी एक चीज़ होती है एजुकेशन, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो अनएजुकेटेड पब्लिक होती है, मतलब जो भी मॉडर्न एजुकेशन जिनके पास नहीं होता है, वो सब पब्लिक काफ़ी अंडर डेवलप्ड होती है। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम वियतनाम में भी लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस थे जो काफ़ी पुराने हैं, उसको चेंज करके हम नया मॉडर्न एजुकेशन लाएंगे, जिसके वजह से जो नेटिव पब्लिक होगी वो एक अच्छे सिविलाइजेशन के तौर पे उभर के आएगा। लेकिन ये जो वियतनाम है, उसको कैसे एजुकेट करना, वो उनके लिए एक डिलेमा, मतलब एक प्रॉब्लम था। ठीक है। टॉकिंग मॉडर्न जो 2.1 पार्ट है, वहाँ पर ये बताया गया है कि चाइनीज़ लैंग्वेज काफ़ी यूज़ होता था वियतनाम में। तो वहाँ पर वियतनामीज़ का खुद का भी लैंग्वेज था। तो कौन सा लैंग्वेज में वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, या वो वियतनामीज़ होगा या फ्रेंच होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने फ्रांस ने ये डिसाइड किया था कि कैसे वो लोग जो वहाँ पर जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे, थोड़े मॉडर्न वियतनामीज़ लोग हैं, उनको वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज में एजुकेशन देंगे, और बाकी के जो गरीब लोग हैं, पेजेंट्स हैं, उनको वो वियतनामीज़ लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। फ्रांस का मेन रीज़न यही था कि जैसे उस वक्त मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे फ्रांस सबसे पहले इंडिपेंडेंट हुआ था। तो फ्रांस एक यूरोप का एक काफ़ी बड़ा नेशन माना जाता था, काफ़ी डोमिनेंट नेशन माना जाता था। तो फ्रांस ने डिसाइड किया कि एशिया में भी हम फ्रेंच स्प्रेड करके, और फ्रांस का काफ़ी डेवलपमेंट इस तरह से हो सकता है। ठीक है। लेकिन वियतनाम के जो रिच पब्लिक थे वो काफ़ी कम थे, और काफ़ी ज़्यादा लोग पुअर थे, और उनमें से भी स्कूल जाने वाले भी लोग उसमें से भी और कम थे। तो वहाँ पर फ्रेंच एजुकेशन प्रोवाइड करना वहाँ पर फेल हो गया, और उसके वजह से ये जो पूरा एजुकेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे, वो वैसे फ्रांस के लिए वो वैसा ही रहा। ठीक है। 2.2 पार्ट है जो लुकिंग मॉडर्न, वहाँ पर आ जाओ। उसमें क्या हुआ था कि 1907 में एक टोंकिन फ्री स्कूल स्टार्ट कर दी गई थी, जो वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन, मतलब फ्रांस का जो एजुकेशन है वो सब उन्हें सिखाते थे। और उसमें वो लोग एक लुकिंग मॉडर्न मतलब कैसा, एक ऐसे मॉडर्न स्टूडेंट्स या तो फिर मॉडर्न टीचर्स कैसे दिखने चाहिए, वो अलग अलग स्टाइल्स सब यूज़ करने लगे। जैसे बाल छोटे होने चाहिए, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये सब चीज़ें आने लगी थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2.3 जो पार्ट है उसमें आ जाओ, रेजिस्टेंस इन स्कूल। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ था, देखो हमेशा कोई भी कंट्री का कल्चर या तो फिर अगर उसका जो ट्रेडिशंस है, वो अगर तुम उसे ख़त्म करने का ट्राई करोगे, तो हमेशा वो कंट्री को ऐसा यही फील होगा कि हमारा जो भी एक आइडेंटिटी, हमारी यूनिक आइडेंटिटी, अगर सपोज़ वियतनाम का जो कल्चर और ट्रेडिशंस है, अगर वो वियतनामीज़ के खुद के, अगर वो ट्रेडिशंस को ख़त्म कर देंगे, तो फिर वियतनामीज़ लोग वियतनामीज़ ही नहीं रहेंगे, फिर वो यूरोपियंस ही हो जाएंगे। तो वो एक कल्चर, एक ट्रेडिशन, एक यूनिकनेस होती है हर एक कंट्री की, तो वो यूनिकनेस सब ख़त्म होनी शुरू हो गई थी वहाँ पर। उसमें हम जो 3 पैराग्राफ है लास्ट के, वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था कि एक मेजर प्रोटेस्ट कैसे हुआ था कि स्कूल में जो एक वियतनामीज़ गर्ल थी, उसको टीचर ने डिसाइड किया कि तुम पीछे चले जाओ, और जो फ्रेंच स्टूडेंट्स हैं उनको आगे रहने दो। ये देख के वियतनामीज़ लोगों को ऐसा लगा कि ये हमारे लिए एक टाइप का इनजस्टिस हो रहा है। तो क्योंकि जनरल उनको ऐसा फील होता था कि सभी स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो उसके वजह से ये हुआ कि
जो वहाँ पर एक बड़ा सा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। दूसरी जगह पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट के गवर्नमेंट में जो भी जॉब्स मिलती थी वो फ्रेंच और उन लोग को ज़्यादा मिलती थी और ऐसे लोगों को मिलती थी जो फ्रेंच सीख सके। तो जो बाकी के लोग थे उन्हें ये फीलिंग होने लगी कि ये हमारे साथ भी एक टाइप का इनजस्टिस हो रहा है। तो उसमें स्टूडेंट्स ने काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करना शुरू कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इस तरह से पॉलिटिकली हम लोग फाइट करेंगे जो फ्रेंच डोमिनेंस है उसका। ठीक है। फिर थर्ड पैराग्राफ है उसमें यही हो गया कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे वो लोग ये समझते थे कि जो वियतनामीज कल्चर है, वियतनामीज ट्रेडिशन है, वो हमारा एक यूनिकनेस है और ये हमारे वैल्यूज़ को ख़त्म करके फ्रेंच उनके जो वैल्यूज़ है वो हमारे पर ज़बरदस्ती झाड़ने का ट्राई कर रहे हैं। जिसके वजह से उन्हें यही होने लगा, उन्हें भी फील होने लगा कि हमारा कल्चर और हमारी लैंग्वेज और हमारे ट्रेडिशंस ये हमारा पार्ट है, जिसके वजह से हमें एक मास्टर स्लेव मेंटालिटी हो जाएगी। जी, क्या होगा कि फ्रेंच उन्हें स्लेव की तरह मानेंगे और फिर उनका जो कल्चर है वो टोटली ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। तो ये सब चीज़ों के वजह से एक सब प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे कि कैसे एजुकेशन मॉडर्न तो हो रहा है लेकिन वो मॉडर्न एजुकेशन हमारा वियतनाम की एक जो यूनिकनेस है वो यूनिकनेस ख़त्म कर रहा है। ठीक है। थर्ड पार्ट है हाइजीन, डिजीज़ एंड एवरीडे रेजिस्टेंस। पहली चीज़ है ना, हम 3.1 पार्ट में प्लेग स्ट्राइक्स हैनोई। प्लेग का मतलब तुम समझो कि कोई ऐसी बीमारी की जो काफ़ी बहुत ही जल्दी फैलती है। ये हमारे अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है वो एक टाइप का प्लेग ही है, वो काफ़ी जल्दी स्प्रेड हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि प्लेग कैसे फैल गया था, 1903 है वहाँ पर हैनोई नाम के एक शहर में फ्रांस ने डिसाइड किया था कि हम लोग इसको काफ़ी डेवलप करेंगे और इसे काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटीज़ देंगे। लेकिन वहाँ पर बारिश काफ़ी होती थी और उन्होंने जो भी वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए थे वो ड्रेनेज सिस्टम्स में काफ़ी सारे रैट्स वहाँ पर अपना घर बनाने लगे थे और वो रैट्स के वजह से प्लेग फैलना शुरू हो गया था। तो 3.2 पार्ट पे आ जाओ, पेज नंबर 38 पे। क्या हुआ, जो वहाँ पर उन लोग ने डिसाइड किया कि हम एक रैट हंट रखेंगे। रैट हंट का मतलब क्या होता है कि जो वियतनामीज जो लोकल गरीब लोग हैं उन लोगों को कहेंगे कि जो भी जो रैट्स प्लेग फैला रहे हैं उन वो रैट्स को तुम पकड़ो, उन्हें मार दो और उनकी पूंछ काट के लेके आओ। जितने रैट्स तुम मारोगे उतने तुम्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पर जो गरीब लोग थे उन्होंने थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल अपना इम्पोर्टेंस सीखा था। मतलब वो लोग क्या करने लगे थे कि उन्हें पता चला था कि सपोज़ वो कहेंगे कि आपको 10 या 100 रैट्स मारने के इतने पैसे मिलेंगे। तो उन्हें पता है कि फ्रेंच खुद तो सीवर्स में यानी गटर्स में उतर के रैट्स को हंट करने वाले हैं नहीं, वो लोग ये काम हमें ही सौंपेंगे। तो वो लोग वहाँ पर हैगल करने लगे। हैगल का वर्ड का मीनिंग होता है कि हम बार्गेन करते हैं ना कि मुझे इतने कम पैसा दे रहे हो, तुम ज़्यादा पैसा दो मेरे काम के लिए। वैसा वो लोग हैगल करने लगे। और कई जो रैट कैचर्स थे उन्होंने तो ऐसा किया कि वो चूहों को पकड़ते थे, उनकी पूंछ काट के लेके आते थे, क्योंकि उन्हें फ्रांस ने ऐसा कहा था कि वो अगर जो रैट्स की टेल है वो अगर तुम हमें दिखाओगे तो मतलब तुमने वो रैट को मार दिया है और जितने टेल्स दिखाओगे उतने तुम्हें पैसे मिलेंगे उस हिसाब से। तो इस हिसाब से क्या हुआ था कि एक इकोनॉमिकल रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया था। कल्चरल और जो स्कूल्स में जो रेजिस्टेंस था उसके साथ जो भी गरीब लोग थे वो लोग क्या करने लगे, वो इस तरह से अपना एक रेजिस्टेंस मार्क कर रहे थे फ्रेंच डोमिनेशन के खिलाफ। और ये इसके वजह से क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस हुआ था उसके फ्रांस यानी जो फ्रेंच वहाँ पर लीडर्स थे उन्होंने वो प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था। और इसके वजह से क्या हुआ था कि वो जो प्लेग हुआ था, प्लेग से फ्रेंच पावर को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आया था, जिसके वजह से उनका डोमिनेंस थोड़ा कम हो गया था। फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम, रिलीजन एंड एंटी कॉलोनियलिज्म में। क्या हुआ था, मैंने तुम्हें समझाया कि वियतनाम में थोड़ा इंग्लिश भी सॉरी थोड़ा चाइनीज़ भी कल्चर था और थोड़ा इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस भी था। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स चाइनीज़ जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का कल्चर था। लेकिन फ्रेंच लोगों ने क्रिश्चियनिटी वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। और क्रिश्चियनिटी में उन्होंने जो भी वियतनाम के जो भी थोड़े बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं जो थोड़े सुपरस्टिशंस में मानते थे वो सब ख़त्म करना शुरू कर दिया था। 18th सेंचुरी में क्या हो गया था कि काफ़ी
जो भी रिलीजन्स थे वो रिलीजियस लोगों ने उनके खिलाफ एक रेजिस्टेंस लाना, एक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन वो प्रोटेस्ट काफ़ी वायलेंट हो गया था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर हम वायलेंस नहीं करेंगे तो फिर हमारा पूरा कल्चर, हमारा रिलीजन सब ख़त्म हो जाएगा। और वो जो प्रोटेस्ट था 1868 में, क्या हुआ था कि कई सारे स्कॉलर्स थे, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया था कैथोलिसिज्म और फ्रेंच पावर के खिलाफ। कैथोलिसिज्म मतलब कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट है, उसके खिलाफ। पेज नंबर 40 पे आ जाओ, वहाँ पर है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द इलाइट्स इन वियतनाम वर एजुकेटेड इन चाइनीज एंड कॉन्फ्यूशियनिज्म, बट रिलीजियस बिलीफ among the peasantry were shaped by variety of syncretic traditions that combined Buddhism and local beliefs. There were many popular religions in Vietnam that were spread by people who claimed to have seen visions of God. Some of these religious movements supported the French, but others inspired movements against colonial rule. One such movement was the How How. It began in 1939 and gained great popularity in the fertile Mekong Delta area. It drew on religious ideas popular in anti-French uprising of the 19th century. क्या हुआ था कि हुआ हाउ जो मूवमेंट था वो उन्होंने डिसाइड किया था कि जैसा मैंने तुम्हें समझा कि वहाँ पर बुद्धिज़्म और दूसरे उनके जो लोकल बिलीफ्स है वो मिक्स होकर उनका पूरा एक कल्चर बनता है। और वो जो कल्चर है पूरा, वो कल्चर के खिलाफ इन लोग ने जो फ्रांस है उन्होंने अपना रिलीजियस मूवमेंट शुरू कर दिए थे, जो कि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैलाने। लेकिन उन्होंने एक हुआ हाउ नाम का एक मूवमेंट शुरू हो गया था, जो काफ़ी पॉपुलैरिटी उसे मिल गई थी कि वो लोग डिसाइड करते थे कि जो तुम वहाँ पर जो फ्रेंच है वो फ्रेंच लोग के जो जैसे कई प्रैक्टिसेस है, जैसे गैम्बलिंग, जुआ खेलना, जो अल्कोहल मतलब शराब पीना, ओपियम मतलब कई ड्रग्स होता है वो लेना, ये सब चीज़ें हमारे ट्रेडिशन में या हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है, और इस सब चीज़ों का अपोज हुआ था। और इसमें इसके वजह से क्या हुआ था कि फ्रेंच ने उसे जो हुआ हाउ के लीडर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि उनको बताना है कि ये पागल है, और उन्हें फिर एक जेल में या तो फिर मेंटल एसालम मतलब जहाँ पर पागलों की ट्रीटमेंट होती है वहाँ पर उन्हें बंद कर दिया था। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ था कि उसके जो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे जो उसे ट्रीट करते, वही उनके फॉलोअर्स हो गए थे। और फिर 1941 में उससे जो उनके लीडर्स हैं उनको फिर छोड़ दिया गया। और फिर फ्रांस ने डिसाइड किया कि उन्हें फिर जो लाओस कंट्री है वहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे रिलीजियसली, इकोनॉमिकली और कल्चरली कैसे वियतनाम में जो फ्रेंच लोग आए थे अपना पूरा डोमिनेंस करने के लिए, कॉलोनाइजेशन सेटअप करने के लिए, वो कैसे अपोज हुआ था। जो फिफ्थ पार्ट है द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, फिर सिक्स पार्ट है द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म, सेवन्थ पार्ट तुम्हारा है द नेशन एंड इट्स हीरोज़, और एट पार्ट है द एंड ऑफ वॉर। ये जो चार पार्ट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क ये होगा कि ये जो चार पार्ट्स है वो चार पार्ट्स आपको मैंने अभी जो तुम्हें समझा है वो चारों पार्ट्स आपको आपके टेक्स्ट बुक में एक बार डिटेलली पढ़ लेना है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट है लेक्चर का हमारा, वियतनामीज नेशनलिज्म के लिए हम जो सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं उसमें आप पेज नंबर 41 पे आ जाइए। हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशंस। पहले तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया कि कैसे फ्रांस ने वियतनामीज नेशन को कब्जे किया था, और उस पर कई रेजिस्टेंस हो रहा था, या कई वियतनामीज लोग फाइट बैक कर रहे थे। हम पार्ट 5 पे देखते हैं पेज नंबर 41 में। तो विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो ये पार्ट में यही है कि पहली चीज़ तो जो वियतनामीज नेशनलिस्ट थे वो उन लोगों के माइंड में ऐसे सवाल आने लगे कि एक मॉडर्न होना क्या होता है और एक नेशनलिस्ट कौन होता है। ये सब चीज़ें उनके माइंड में इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैंने समझा था कि वियतनामीज का खुद का कल्चर ट्रेडिशन था जो फ्रांस यही चाहता था कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, उन्हें मॉडर्न बनाया जाए। लेकिन
उनकी फिर एक आइडेंटिटी ख़त्म हो रही थी, इसलिए वियतनामीज नेशनलिस्ट ने उनका अपोज किया था। तो क्या होता है मॉडर्न होना, या तो फिर क्या होता है एक नेशनलिस्ट होना? तो इसके अलग अलग आंसर्स आने लगे। कई लोग ऐसे समझते थे कि हमें हमारे ट्रेडिशंस में जो गलत चीज़ें हैं उसको बैन करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए, और जो वेस्ट मतलब जो यूरोपियन नेशंस है उन उसके उनके जो भी आइडियल्स और उनके जो भी वे ऑफ गवर्निंग है उसको हमें एक्सेप्ट करके हमें मॉडर्न होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के एंड में, यानी 1890s के आसपास, जब जब फ्रेंच डोमिनियन काफ़ी था, तब कॉन्फ्यूशियन स्कॉलर एक्टिविस्ट थे जो लोगों ने जिन्होंने उनका अपोज करना शुरू किया। अभी कॉन्फ्यूशियन एक्टिविस्ट कौन होता है? कॉन्फ्यूशियन मतलब कॉन्फ्यूशियस नाम का एक ऐसा स्कॉलर हो गया था जो एक बड़ा रिफॉर्मर था चाइना में। उसके काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स थे कि वो लोगों को सिखाता था कि आपको सिर्फ ट्रेडिशंस को फॉलो ही नहीं करना है, आपको मॉडर्न भी होना है, लेकिन मॉडर्न होने के साथ साथ आपको आपके ट्रेडिशंस भी प्रिजर्व करने हैं। तो कॉन्फ्यूशियन जो था उसने चाइना में काफ़ी सारे लोगों को अपने आइडियल से और अपने आइडियोलॉजी से इम्प्रेस किया था, जिसके वजह से वो जो लोग कॉन्फ्यूशियस की आइडियोलॉजी फॉलो करते थे उन्हें कॉन्फ्यूशियन स्कॉलर्स या कॉन्फ्यूशियन एक्टिविस्ट कहा जाता था। तो ऐसे ही एक कॉन्फ्यूशियन एक्टिविस्ट था जिसका नाम था फान बोई चाओ, जो वियतनामीज एक्टिविस्ट था, जिसने डिसाइड किया था कि एक रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी बनाएंगे 1903 में, जो फ्रांस का रेजिस्ट करेगी। लेकिन वो इतना वॉलेंट नहीं था। उसने फ्रांस का रेजिस्टेंस काफ़ी नॉन वॉलेंट वे में किया था। उसमें जो 4th पैराग्राफ है उसमें बताया कि उसकी एक बुक थी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, जिसमें उसने ये बताया था कि कैसे वियतनाम की आइडेंटिटी ख़त्म हो गई थी जब फ्रांस ने उनका कल्चर ख़त्म करना शुरू कर दिया, और चाइना के साथ जब उसके रिलेशंस टूट गए थे, तो वियतनाम का कैसे एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो ये जो बुक थी जो फान बोई चाओ ने लिखी थी, वो काफ़ी लोगों को इम्प्रेस कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा उसके वजह से लोगों में काफ़ी ये भावना आई थी कि क्या एक नेशनलिस्ट क्या होता है, कैसे हमारे वियतनाम का लॉस होता है और कैसे हम इसे वापस ला सकते हैं। और लेकिन क्या हुआ था कि फान बोई चाओ के जो आइडल्स थे उसका अपोज हुआ था फान चू ट्रिन नाम के एक स्कॉलर से। वो समझता था कि ट्रेडिशंस और ये सब चीज़ें हैं वो सब गवर्निंग में ज़्यादा कुछ हेल्प करने वाला है नहीं। तो उसकी उसकी एक ही डिज़ायर थी कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है वो मैंने तुम्हें समझाया था। एक डेमोक्रेसी रन थ्रू एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है अदर वेज ऑफ बिकमिंग मॉडर्न। तो दूसरे वे यानी जो वियतनाम के जो स्कॉलर्स थे वो खुद को कैसे मॉडर्न बना सकते थे। तो उसमें क्या हुआ था कि कई ऐसे जापान और चाइना के साथ वियतनाम के रिलेशंस अच्छे थे, तो कई स्टूडेंट्स थे तो वो जापान गए थे एक मॉडर्न एजुकेशन। जापान उस वक्त काफ़ी मॉडर्न हो चुका था ना, लेट 20th सेंचुरी, मतलब 1900 के बाद, लेट 19th सेंचुरी सॉरी। तो क्या हुआ था कि जापान में वो जो स्कॉलर्स थे वो लोग जब उन्हें वो मॉडर्न एजुकेशन और ये रेजिस्ट कैसे करना है फ्रांस को वो सीखने के लिए जब जापान गए थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे थे कि कैसे रशिया ने अपनी मिलिट्री बढ़ाई थी और कैसे जापान ने भी खुद अपना रेजिस्टेंस किया था दूसरे कंट्रीज़ के सामने। तो उस पर हमें क्या सीखना चाहिए? फान बोई चाओ भी वो वैसे ही एक स्कॉलर थे जो जापान में सीखने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन सीखने के लिए गए थे। लेकिन क्या हुआ था कि 1908 में जापानीज़ मिनिस्ट्री ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि ये लोग सिर्फ हमारा एक टाइप का हमारे एजुकेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें चाइना और थाईलैंड में जो भी स्टूडेंट्स थे जो जापान सीखने को गए थे, उन सबको चाइना और थाईलैंड में एक ऐसे रेफ्यूजी के तौर पर रहना पड़ रहा था। लेकिन जापान के साथ चाइना का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस था कि जो वियतनाम के स्कॉलर्स ने सीखा था कि कैसे हमें रेजिस्ट करना है फ्रांस को।
ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 43 पे आ जाए, द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। अभी 1930s के आसपास क्या हुआ था कि वियतनाम में जो राइस के प्राइस थे वो काफ़ी कम हो गए थे, और उसके वजह से काफ़ी सारे यानी उन्हें नुकसान, इकोनॉमिकल काफ़ी डैमेज हुआ था। और जो भी वहाँ पर गरीब लोग थे, जो राइस फार्मर्स थे, वो सब लोग हैं ना वहाँ पर फ्रांस के खिलाफ ऐसे यानी वो काफ़ी वॉलेटाइल थे, मतलब कभी भी वो लोग फ्रांस का वॉयलेंटली रेजिस्ट कर सकते हैं। लेकिन 1930 में हो ची मिन नाम के एक स्कॉलर था, जिसने एक नेशनलिस्ट ग्रुप्स फॉर्म करने का शुरू किया था। उसमें उसने वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी नाम की एक पार्टी फॉर्म करी थी, जो फ्रांस को रेजिस्ट करी थी। और उसके जो आइडिया थे वो यूरोप में दूसरे जो कम्युनिस्ट पार्टीज थे उन उसके आइडियाज़ से काफ़ी मिलते थे। अभी व्हाट इज़ अ कम्युनिस्ट पार्टी, तो मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजीज, दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कि सपोज अगर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 लोगों को अपने काम के हिसाब से, अपने एबिलिटीज़ के हिसाब से, और अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि कंपनी का जो मालिक है उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा और कंपनी में जो स्वीपर है उसके पास कम पैसा होगा। एक इक्वालिटी टाइप का फॉर्म करता है। लेकिन कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट जनरली क्या होता है कि ये कम्युनिस्ट होते हैं उसका जो अपोज करता है, वो लोग अपोजिट आइडियोलॉजी है उनकी। कैपिटलिस्ट का ये होता है कि कैसे वो लोग ये मानते हैं कि जो भी सपोज मैंने समझा है कैसे कंपनी का ओनर होता है, तो अभी कंपनी का जो ओनर होता है वही सबसे बड़े डिसीजंस लेता है, वो सबसे बड़े रिस्क लेता है। तो उसके लिए वो कंपनी का ओनर हो, उसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए। ये एक छोटी सी बात है। एक्चुअली कम्युनिज्म और कैपिटलिस्ट आइडियाज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर मेन इस पर ही फोकस करेंगे कि एक कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी। होची मिन जो एक स्कॉलर है उसने फॉर्म करी थी वियतनाम में, जो फ्रेंच का अपोज करेगी, ठीक है। लेकिन 1940 में क्या हुआ कि जापान था, जापान का ने वियतनाम को इसलिए कब्जे कर लिया था क्योंकि जापान चाहता था कि उसका भी होल्ड साउथ एशिया में काफ़ी हो। तो उस वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने खुद को एक ऐसा एक और ग्रुप में बना दिया था जिसको वो लोग द लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम करके मानते, क्योंकि फ्रेंच भी उन पर राज कर रहा था और जापान भी उन पर कंट्रोल करने आया था, उनको डोमिनेट करने आया। तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि वियतनाम को हमें एक इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उन्होंने वो लीग को नाम दिया द लीग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, जिसको शॉर्ट में वो लोग वियट मिन, VIETMINH, वियट मिन नाम से वो लोग वो लोग यानी वो लोग जाने जाते थे। तो 1945 में उन्होंने पूरे जापानीज जो हानोई नाम का सिटी था जो जापान ने कैप्चर किया था उसको वापस से रिकैप्चर करके अपने खुद के अंडर ला दिया था। और वो डेमोक्रेटिक ऑफ वियतनाम नाम नाम के उसने वो एरिया को फॉर्म किया था, और होची मिन उसका चेयरमैन हो गया था पहले। फिर हम 6.1 पार्ट पे आते हैं, द न्यू रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। अभी क्या हुआ था कि वहाँ पर जो फ्रांस है उसको पता चला था कि वियतनाम खुद भी रेजिस्ट कर रहा है, जापान भी कंट्रोल करना है, तो फ्रांस का जो डोमिनेंस है वहाँ पर वो कम हो रहा था। तो फ्रांस ने डिसाइड किया था कि हमें पॉलिटिकली कोई ऐसा कोई गेम खेलना होगा जिसके वजह से हमारा कंट्रोल वहाँ से छूटे नहीं। तो फ्रांस ने क्या किया कि साउथ वियतनाम था, वहाँ पर बाओ डाई नाम का एक एम्परर था जो वहाँ पर रूल कर रहा था, उसको उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, उसको यानी उसको अपने साथ शामिल कर लिया अपने। तो उसके वजह से क्या हुआ कि बाओडाई और जो फ्रांस के जो कंबाइंड फोर्सेस थी उन्होंने जो हमने वियट मिन पढ़ा था लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, उसके सोल्जर्स के साथ फाइट करके उन्हें वहाँ से भगा दिया था, जिसके वजह से वो लोग वहाँ पर जो माउंटेन्स थे वहाँ पर वो छुपने के लिए चले गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ था कि ये नॉर्थ और साउथ टाइप का जो डिफरेंस हो गया था कि हानोई जो सिटी जो वियतनामीज नेशनलिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे, उनके अंडर था, और साउथ जो बाओडाई में था। तो उन दोनों के बीच काफ़ी सारा यानी काफ़ी वॉर टाइप सिचुएशन हो गई थी, जिसके वजह से क्या हुआ था कि जेनेवा में फ्रांस ने डिसाइड किया था कि
हम लोग वियतनाम को अभी कंट्रोल नहीं करेंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि नॉर्थ पूरा हो ची मिन और कम्युनिस्टों के हाथ में चला गया था, और साउथ पूरा बाओडाई के हाथ में चला गया था। लेकिन फिर भी ये क्या हुआ था कि नॉर्थ साउथ जब जब नॉर्थ साउथ टोटली अलग हो गया था, तो लोगों को फिर भी वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कई बार साउथ के साथ यानी हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, साउथ को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं। साउथ को कई बार ऐसा फील होता था कि नॉर्थ को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं। इसके वजह से वहाँ पर काफ़ी वॉर्स हुए थे नॉर्थ और साउथ के बीच। लेकिन उसमें फिर एक साउथ में एक गो डिन डीएम नाम का एक आदमी आया था, जो एक रिप्रेसिव और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट था। अथॉरिटेरियन मतलब एक ऑथराइजेशन पूरा एक आदमी या फिर एक पार्टी के हाथ में होगा। तो यानी उसी टाइप के आइडियोलॉजी से वो एक गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म करेगा। तो गो डिन डीएम ने क्या किया था कि बावड़ाई का पूरा जो साउथ में उसका जो कंट्रोल था, वो पूरा कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। लेकिन नॉर्थ के साथ जो नॉर्थ की कम्युनिस्ट पार्टीज़ है, उसके साथ भी डीएम की इतनी ज़्यादा बनती नहीं थी, डीएम और पार्टी की। तो उन दोनों के बीच जो वॉर्स हुए थे, उसमें जो यानी जब उसमें वॉर हुए थे, तो नॉर्थ से अगर कोई भी साउथ में आता था तो उसे कम्युनिस्ट कह के उसे जेल में डाल दिया जाता था। फिर वहाँ से क्या हुआ कि उसका एक टाइप का ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, यानी काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी डिसिप्लिन टाइप का गवर्नमेंट था। उसको अपोज करने के लिए एक पूरा जो वियतनाम है, उसमें नॉर्थ साउथ काफ़ी एक साथ मिल गए थे, और उन्होंने एक एक ऐसा ग्रुप फॉर्म किया जिसको उन्होंने नेशनल लिबरेशन फ्रंट, NLF। लिबरेशन मतलब लिबरेट करना, अगर किसी को पकड़ रखा है कि उसको वहाँ से छुड़ाना, उसको कहते हैं लिबरेट करना। तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम का एक पूरा पार्टी फॉर्म हो गया। उन्होंने फिर क्या किया कि हो ची मिन को नॉर्थ के कम्युनिस्ट में साथ दिया था, और लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ वहाँ पर बढ़ रहे थे, तो उस वक्त मैंने कहा था कि कम्युनिस्टों का अपोजिट होता है कैपिटलिस्ट। तो यूएसए मतलब अमेरिका तब उस वक्त वो पूरा कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पर चलने वाला नेशन था। तो अमेरिका को ऐसा फील हुआ कि ये जो कम्युनिस्ट है, ये कम्युनिस्ट जितना बढ़ेंगे तो वियतनाम का देख के काफ़ी सारे दूसरे कंट्रीज़ भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यूएस फिर वियतनाम को कंट्रोल करने के लिए, यानी पहले फ्रांस ने किया, फिर जापान ने किया, अब यूएसए ट्राई करने के लिए आया। तो जब यूएसए जब 1962 अरे 1965 के आसपास जब वो वॉर करने के लिए आया, तो यूएस ने काफ़ी बड़ा वॉर हुआ। उसमें वॉर में काफ़ी सारे वेपन्स और ऐसे व्हीकल्स जैसे हेलीकॉप्टर्स है, टैंक्स है, यानी पूरा मॉडर्न जो भी टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे वॉर लड़ा। लेकिन वहाँ पर जो एनएलएफ और जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ है, उन लोग ने उनके सामने हार नहीं मानी। एक्चुअली में उन लोग ने पहले काफ़ी स्ट्रगल किया था, लेकिन एंड में जो भी 72 के आसपास था, तो वियतनाम उन्हें काफ़ी अच्छे तरह से अपोज कर रहा था, और काफ़ी अच्छे तरह से उनको रेजिस्ट भी कर रहा था, जिसके वजह से क्या हुआ था कि वो वॉर काफ़ी बड़ा चला। अब यूएस में एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि यूएस के जो वहाँ पर यानी यूएस के जो लोकल सिटीजन्स हैं, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि कम्युनिस्ट लोगों का सिर्फ अपोज करने के लिए वहाँ पर वॉर हो रहा है। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि यूएस की कॉमन पब्लिक थी, वही यूएस के गवर्नमेंट का अपोज करने लगी। और उसमें से क्या हुआ कि कई बार जो हॉलीवुड भी ऐसा जो सेंटिमेंट्स है कॉमन पब्लिक के, उनको यानी उनका यूज़ करके ऐसे फिल्म्स बनाने लगा जिसमें यूएस के गवर्नमेंट को यूएस की गवर्नमेंट जो कर रही है वो गलत कर रही है, वही दिखाने का ट्राई किया था। लेकिन फिर एक्चुअली क्या हुआ था कि जो यूएस के जो पॉलिसी मेकर्स, मतलब यूएस के जो गवर्नमेंट के पब्लिक है, उन्हें ऐसा फील हुआ था कि अगर हम लोग यहाँ पर हारेंगे, तो बाकी सारे कंट्रीज़ भी यही सोचेंगे कि कम्युनिस्ट इतना छोटा सा नेशन यूएस जैसे बड़े कैपिटलिस्ट नेशन को हरा सकता है, तो फिर हम लोग भी क्यों नहीं यूएस के सामने है। तो उन्होंने क्या किया, फिर आखिर में उन्होंने वहाँ से जो अपना
यानी जो डोमिनेंस करने के लिए जो यूएस वहाँ पर गए थे, उन्होंने फिर वापस से रिट्रीट कर दिया। अभी 6.3 है जो पेज नंबर 47 पे है, वो ये पार्ट द हो ची मिन ट्रेल। ये मैं तुम्हें एक एक वर्ड रीड करके समझाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी ऑफ हो ची मिन ट्रेल इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द वॉर दैट वियतनाम इज फॉट अगेंस्ट द यूएस. It symbolizes how the Vietnamese used their limited resources to great advantage. The trail and immense network of footpaths and road were used to transport men and materials from north to south. The trail was improved from 1950s, and from 1967 about 20,000 North Vietnamese troops came south each month on this trail. ट्रेल मतलब क्या हो कि उन्होंने एक फुटपाथ और एक रोड्स का एक बड़ा सा एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया कि वहाँ से जो सप्लाईज और सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करना हो तो काफ़ी इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता था। मतलब अगर जहाँ पर भी यूएस वॉर कर रही है तो वहाँ पर अगर सप्लाईज ट्रांसफ़र करने हो या तो फिर सोल्जर्स भेजने हो वहाँ पर वॉर लड़ने के लिए, तो वो जो पूरा नेटवर्क था रोड्स और फुटपाथ्स का, वहाँ से वो लोग काफ़ी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। द ट्रेल हैड सपोर्ट बेसिस एंड हॉस्पिटल्स अलॉन्ग द वे. इन सम पार्ट्स supplies were transported in trucks, but mostly they were carried by porters who were mainly women. The porters carried about 25 kilos on their backs or about 70 kilos on their bicycle. मतलब वो लोग सप्लाईज को ऐसे ट्रांसपोर्ट करते थे लेडीज़, और कई बार वहाँ पर वो लोग ट्रक से भी सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट किया जाता था. मोस्ट ऑफ द ट्रेल वॉज आउटसाइड वियतनाम इन नेबरिंग लाओस एंड कंबोडिया विद ब्रांच लाइन्स एक्सटेंडिंग इनटू द साउथ वियतनाम. The US regularly bombed this trail trying to disrupt supplies, but efforts to destroy this important supply line by intensive bombing failed because they were rebuilt very quickly. यूएस ने क्या किया कि ये जो ट्रेल यानी पूरा जो नेटवर्क है फुटपाथ्स और रोड्स का, तो उसको उसके ऊपर बॉम्ब्स फेंकने का भी ट्राई किया, और वो जो सप्लाई की चेन है पूरी, वो चेन को तोड़ने का काफ़ी ट्राई किया, लेकिन उससे कुछ इम्पोर्टेंस मिला नहीं था यूएस को, क्योंकि जैसे ही वो कुछ अगर कुछ टूटता था तो वो लोग फटाफट उसको रिबिल्ड भी कर देते थे. ठीक है. अभी ये जो सेवन्थ पार्ट है, ये सेवन्थ पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि कैसे वुमेन को यानी वुमेन का इम्पोर्टेंट पार्ट था वियतनाम में. कैसे वुमेन जो ऐसा एक रिबेल्स के पहले एक रिबेल्स के तौर पे उभरे थे कि उन्हें ऐसा कोई शादी करके सिर्फ घर पे सेटल होने का काम नहीं कर रहा, उन्हें भी एक उनके अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स थे कि उन्हें वियतनाम के लिबरेशन के लिए खुद फाइट करना है. और 7.2 जो पार्ट है उसमें वुमेन्स को ऐसा पोर्ट्रेट किया गया है कि कैसे वुमेन भी एक वॉरियर्स थे. फिर 7.3 पार्ट है, उसमें बताया गया है कि कैसे वुमेन भी वहाँ पर एज अ सोल्जर्स वियतनाम के तरफ से लड़े थे यूएस के सामने. और जो 1960s थे वहाँ पर काफ़ी सारे लेडीज़ थी, वुमेन थी, जिन्होंने काफ़ी सारे ऐसे व्हीकल्स थे जैसे टैंक्स है और एरोप्लेन्स है, उनको भी मार गिराए थे. यानी वुमेन उस वक्त काफ़ी ब्रेव बताई गई थी. बस यही चीज़ बताया गया है. एंड ऑफ वॉर पेज नंबर 51 पे जो 8th पार्ट है एंड ऑफ वॉर, उसमें बस यही बताया गया है कि कैसे जो यूएस का इतना स्ट्रॉन्ग अपोज हुआ था वियतनाम के थ्रू, और जो यूएस का कैसे खुद की पब्लिक भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती, उल्टा उनकी पब्लिक उन्हें अपोज कर रही थी. तो उसके वजह से क्या हुआ था कि काफ़ी पहली चीज़ तो यूएस के गवर्नमेंट को अपने पब्लिक का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और यहाँ पर यूएस की काफ़ी सोल्जर्स मर रहे थे. तो और उसके वजह से फिर क्या हुआ था कि एक पीस सेटलमेंट हुई थी पेरिस में 1974 में, जो यूएस और वियतनाम के कॉन्फ्लिक्ट को टोटली ख़त्म कर देगी. लेकिन यूएस फिर भी वो पीस ट्रीटी के बाद भी यूएस फाइट करना शुरू रखा. लेकिन एनएलएफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बारे में तो मैंने बताया, तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ एक साइगोन रेजिम करके एक मिलिट्री का ग्रुप था. इन दोनों ने मिलके टोटली जो यूएस है उसको टोटली ड्राइव आउट किया था. और यूएस फिर वहाँ से 1975 30 अप्रैल को टोटली वहाँ से यूएस अपने ट्रूप्स को वापस, अपने जो सोल्जर्स है उसको वापस बुला लिया था. और 30 अप्रैल 1975 को नॉर्थ साउथ जो वियतनाम का था, जो नॉर्थ कम्युनिस्ट के हाथ में था, साउथ वो पहले बाओडाई के हाथ में था, फिर वहाँ पर डीएम नाम का एक आदमी था जिसने एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट बनाया. तो जो नॉर्थ साउथ का डिफरेंस था वो भी ख़त्म हो गया, और फाइनली 30 अप्रैल को वियतनाम एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे आ गया था. ठीक है. अभी मैं ट्राई करूँगा कि ये दोनों जो लेक्चर्स है वो आपको एक ही वीडियो में कंबाइन करके दिखाने के लिए. तो यानी मतलब आपको अलग अलग लेक्चर्स, दो अलग अलग
पढ़ने ना पड़े। लेकिन ये चैप्टर के बारे में मैं एक बात बताता हूँ, ये चैप्टर पिछले 2 साल से बोर्ड एग्ज़ाम्स में कैंसिल हो रहा है। तो इस साल भी अगर होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी है नहीं, लेकिन ये बात तो है कि आपको यूनिट टेस्ट में ये चैप्टर ज़रूर आएगा। इसलिए ऐसा मत समझना कि ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस तरह से मैंने लेक्चर में जो भी समझा है वो सब चीज़ें आप टेक्स्ट बुक में पढ़ना पूरा चैप्टर, और उसी आपको पढ़ के जो भी कोई भी डाउट हो तो देन आई विल बी क्लियरिंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।